क्या 2027 बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव है या राजनीतिक अस्तित्व की आखिरी लड़ाई? क्या इंटरव्यू के जरिए उम्मीदवार चुनकर मायावती टिकट बिक्री वाली छवि को तोड़ना चाहती हैं? क्या आकाश आनंद के सहारे बहुजन समाज पार्टी दलित युवाओं और जेनजी को फिर से अपने साथ जोड़ पाएगी? क्या पश्चिमी यूपी से चुनावी शुरुआत चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती चुनौती का जवाब है? क्या सोशल इंजीनियरिंग 2.0 बहुजन समाज पार्टी को फिर से सत्ता की दौड़ में वापस ला सकता है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव सबसे ज्यादा किसी एक दल के लिए निर्णायक है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी 2022 में सिर्फ एक विधायक तक सिमट गई, जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला, यानी विधानसभा में मौजूदगी लगभग खत्म और संसद में प्रतिनिधित्व शून्य। ऐसे में 2027 सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि बीएसपी के राजनीतिक और प्रासंगिक बने रहने के लिए भी अहम है। शायद यही वजह है कि मायावती इस बार पुरानी चुनावी शैली छोड़कर संगठन, उम्मीदवार चयन और सामाजिक समीकरण तीनों मोर्चों पर नए प्रयोग कर रही हैं। बीएसपी ने अब तक 24 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है। पार्टी की परंपरा रही है कि विधानसभा प्रभारी ही बाद में उम्मीदवार बनते हैं, यानी ये लिस्ट लगभग पहली उम्मीदवार सूची मानी जा सकती है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव प्रक्रिया में है। मायावती ने सभी संभावित प्रभारियों का इंटरव्यू खुद लिया। राजनीतिक गलियारों में वर्षों से यह धारणा रही है कि बीएसपी में टिकट वितरण आर्थिक क्षमता से प्रभावित रहता है। पार्टी ने कभी इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन विपक्ष लगातार ऐसे आरोप लगाता रहा है। ऐसे में इंटरव्यू आधारित चयन को बीएसपी अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव और संगठन आधारित चयन के संदेश के रूप में पेश करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा बड़ा दांव है आकाश आनंद। हाथरस की सादाबाद और गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा से उनकी सभाएं सिर्फ संगठन के कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि नेतृत्व बदलाव का संकेत भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद की रैलियों में बड़ी संख्या में दलित युवाओं की मौजूदगी ने बीएसपी नेतृत्व को ये भरोसा दिया है कि युवा चेहरे अभी भी पार्टी के लिए राजनीतिक पूंजी बन सकते हैं। यही कारण है कि 2027 के अभियान में उन्हें फ्रंट लाइन पर लाया जा रहा है। साफ है कि बीएसपी अब सिर्फ पारंपरिक वोटर नहीं बल्कि जेनजी और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं तक अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहती है। आकाश आनंद की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सादाबाद से कराना भी महज संयोग नहीं है। पश्चिमी यूपी लंबे समय तक बीएसपी की सबसे मजबूत जमीन रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चंद्रशेखर आजाद ने खासकर जाटव युवाओं और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी मजबूत राजनीतिक पहचान बनाई है। ऐसे में बीएसपी ने उसी क्षेत्र से अपना अभियान शुरू कर यह संकेत दिया है कि दलित राजनीति की लड़ाई अब सीधे नेतृत्व की लड़ाई में बदल चुकी है। यह रणनीति जितनी चुनावी है उतनी ही प्रतीकात्मक भी है। बीएसपी की घोषित सूची पर नजर डालें तो पार्टी ने जातीय समीकरणों को भी नए सिरे से साधने की कोशिश की है। सादाबाद में ब्राह्मण चेहरे डॉक्टर अविन शर्मा और जेवर से गुर्जर नेता सतवीर सिंह नागर को आगे कर पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि केवल दलित वोटों पर सीमित नहीं रहना चाहती। ब्राह्मण, गुर्जर, ओबीसी और मुस्लिम समाज के प्रभावशाली चेहरों को जिम्मेदारी देकर मायावती 2007 के सफल सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को नए रूप में दोहराने की कोशिश कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या वही सामाजिक समीकरण आज भी वैसा ही चुनावी असर पैदा कर पाएगा? हालांकि बीएसपी की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ संगठन या उम्मीदवार नहीं बल्कि विश्वसनीयता भी है। एक दशक में उसका जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। कई प्रभावशाली नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और दलित राजनीति का स्पेस अब पहले से ज्यादा बटा हुआ है। बीजेपी ने गैर जाटव दलित वोटों में मजबूत पैठ बनाई है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के बीच अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसे में बीएसपी को अपना परंपरागत वोट बचाने के लिए नए मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ना होगा। 2027 इसलिए भी अलग है क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कि बीएसपी फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में वापसी करेगी या प्रदेश की राजनीति में उसकी भूमिका धीरे धीरे हाशिए पर चली जाएगी। मायावती ने नई रणनीति के साथ शतरंज की बिसात बिछा दी है, लेकिन चुनावी जीत सिर्फ रणनीति से नहीं, उसे जमीन पर उतारने की क्षमता से तय होगी और आने वाले महीनों में यही बीएसपी की सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी। बाइज्जत बरी किया जाता है
बाइज्जत शब्द। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का बरी होना न्यायिक जीत है या सबूतों की कमी का नतीजा? 2023 के महिला पहलवान आंदोलन का राजनीतिक और सामाजिक असर क्या रहा? क्या हाईकोर्ट में अपील के बाद ये मामला नया मोड़ ले सकता है? क्या यह फैसला गंभीर आरोपों वाले मामलों में जांच और सबूत जुटाने की प्रक्रिया की खामियां उजागर करता है? क्या अदालत का फैसला और नैतिक सवाल दो अलग अलग बहस हैं? करीब 3 साल तक देश की राजनीति, खेल और न्याय व्यवस्था के केंद्र में रहे महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में आखिरकार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका। फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने होई सोई जो राम रची राखा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है, जबकि शिकायतकर्ता महिला पहलवानों ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। ये मामला जनवरी 2023 में उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आया जब ओलंपिक और इंटरनेशनल स्तर की महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी ने इस विरोध को राष्ट्र बहस का विषय बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सबसे बड़ा मोड़ नाबालिग पहलवानों से जुड़े पॉक्सो मामले में आया। शुरुआती आरोपों के बाद नाबालिग और उसके परिवार ने अपने बयान बदल दिए। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में कहा कि पॉक्सो के आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत मिले ही नहीं और अदालत में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। इस मामले का सबसे गंभीर आपराधिक पहलू समाप्त हो गया। हालांकि 6 वयस्क महिला पहलवानों की शिकायतों पर मुकदमा जारी रहा। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, अदालत ने आरोप तय किए और फिर ट्रायल शुरू हुआ। लगभग 1133 दिन तक चले इस मामले में 127 सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपने अपने गवाह और दलीलें पेश की। अंत में अदालत इस फैसले पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हो सका। शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास और पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव को अदालत ने अपने फैसले का आधार बनाया। यहीं से कानून और समाज के बीच की बहस शुरू होती है। अदालत का फैसला ये नहीं कहता कि कोई घटना हुई या नहीं हुई, वो केवल ये तय करता है कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर किसी व्यक्ति का अपराध कानूनी रूप से सिद्ध हुआ या नहीं। भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर होती है और यदि संदेह की पर्याप्त गुंजाइश रह जाती है तो उसका लाभ आरोपी को मिलता है। यही सिद्धांत इस मामले में भी लागू हुआ। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता महिला पहलवानों ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगी, यानी कानूनी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। उच्च न्यायालय में अपील के दौरान निचली अदालत के फैसले, साक्ष्यों के मूल्यांकन और कानूनी पहलुओं की दोबारा समीक्षा हो सकती है। राजनीतिक स्तर पर भी इस मामले का असर कम नहीं रहा। इस विवाद के दौरान भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन ने खेल संस्थाओं में जवाबदेही की बहस को तेज कर दिया और खेल प्रशासन में सुधार की मांग भी प्रमुखता से सामने आई। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे और अब अदालत के फैसले को अपनी बेगुनाही की पुष्टि मान रहे हैं। फिलहाल निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है, लेकिन अभी तस्वीर का आखिरी फ्रेम बाकी है। हाईकोर्ट में संभावित अपील इस बहुचर्चित मामले की दिशा बदलती है या फिर निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगती है, इस पर आने वाले समय में सभी की नजरें टिकी रहेंगी। क्या बांकीपुर से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति का नया समीकरण लिख दिया? क्या दतिया की हार बीजेपी के भीतर के असंतोष का संकेत है? क्या उपचुनावों ने बीजेपी के अजय होने की धारणा को झटका दे दिया है? क्या जेन जी और युवाओं की नाराजगी अब चुनावी नतीजे में दिखने लगी है?
बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। पहली नजर में तस्वीर ये दिखती है कि बीजेपी ने गुजरात की मांजलपुर सीट बड़े अंतर से जीतकर अपना गढ़ बचा लिया। लेकिन अगर इन्हीं नतीजों को गहराई से पढ़ा जाए तो कहानी सिर्फ एक जीत और 2 हार की नहीं है। बिहार में प्रशांत किशोर ने उस सीट पर जीत दर्ज की जिसे 3 दशक से बीजेपी का अभेद किला माना जाता था। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया में भी बीजेपी को अप्रत्याशित झटका लगा है। ऐसे में सवाल सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का है। क्या इन नतीजों ने आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा का संकेत दे दिया है? 3 उपचुनावों के नतीजों को अलग अलग देखने के बजाय एक साथ पढ़ने की जरूरत है। गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश के परिणाम उसके लिए कई राजनीतिक सवाल भी छोड़ गए हैं। चुनावी राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जीत का शोर कई बार हार के संदेश को दबा देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा संदेश बिहार की बांकीपुर सीट से आया। ये वही सीट है जिस पर 1995 से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया। खास बात यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान से पीछे हट गए थे और उनकी पार्टी भी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि बांकीपुर का चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य की सबसे कठिन परीक्षा है। अगर वो हारते तो उनके विरोधियों को ये कहने का मौका मिल जाता कि उनकी राजनीति सिर्फ रणनीति तक ही सीमित है। लेकिन जीत ने इस धारणा को चुनौती दी और उन्हें एक सक्रिय जननेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया। इस जीत का दूसरा राजनीतिक संदेश बिहार की जातीय राजनीति से जुड़ा है। लंबे समय से बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। प्रशांत किशोर लगातार विकास, शिक्षा, रोजगार और शासन जैसे मुद्दों की बात करते रहे हैं। एक सीट का नतीजा ये साबित नहीं करता कि बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई है, लेकिन इतना संकेत जरूर दे देता है कि पारंपरिक जातीय समीकरणों के साथ साथ मुद्दा आधारित राजनीति के लिए भी कुछ जगह बन रही है। आने वाले चुनाव बताएंगे कि ये बदलाव स्थायी है या सिर्फ उपचुनाव तक ही सीमित है। बीजेपी के लिए भी बांकीपुर का संदेश कम महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवार बदलने के फैसले पर पहले ही सवाल उठे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठनात्मक स्तर पर ऐसे फैसले कार्यकर्ताओं और मतदाताओं दोनों को ही प्रभावित करते हैं। ऐसे में यह हार केवल विपक्ष की जीत नहीं बल्कि बीजेपी के चुनावी प्रबंधन पर भी सवाल खड़े करती है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट का संदेश भी कम अहम नहीं है। यहाँ बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद ये सवाल और तेज हो गया कि क्या पार्टी ने अपने स्थानीय मजबूत चेहरे की अनदेखी कर राजनीतिक जोखिम उठाया। हालांकि हार को केवल एक कारण से जोड़ना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर साफ है कि स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार चयन और संगठनात्मक समन्वय चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इन दोनों राज्यों के नतीजों के बीच एक और चर्चा भी तेज हुई है। क्या युवा मतदाता, खासकर जेन जी, अब पारंपरिक राजनीतिक नारों से आगे बढ़कर रोजगार, शिक्षा और अवसर जैसे मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं? हाल के महीनों में छात्रों और युवाओं से जुड़े कई आंदोलनों ने राजनीतिक दलों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि उपचुनावों का परिणाम पूरी तरह से उसी का असर है, लेकिन युवाओं की अपेक्षाएं निश्चित रूप से बदल रही हैं। गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी की शानदार जीत ये भी दिखाती है कि हर राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए इन तीनों नतीजों को एक ही पैमाने पर तौला नहीं जा सकता। फिर भी बिहार और मध्य प्रदेश के परिणाम ये जरूर बताते हैं कि मजबूत माने जाने वाली सीटें भी अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रही। कुल मिलाकर ये उपचुनाव सीटों से ज्यादा संदेश लेकर आए हैं। प्रशांत किशोर को नई राजनीतिक ऊर्जा मिली है। बीजेपी को अपने संगठन और उम्मीदवार चयन पर नए सिरे से विचार करना होगा और विपक्ष को यह भरोसा मिला है कि सही रणनीति के साथ मजबूत किलों में भी सेंध लगाई जा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरीके से दतिया और बांकीपुर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, क्या बीजेपी को अपनी चुनावी रणनीति बदलनी चाहिए? क्या बीजेपी को नए प्लान के साथ मैदान में उतरना चाहिए? इस पर जो भी आपकी राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।